पश्चिम बंगाल का चुनावी घमासान बढ़ता ही चला जा रहा है। आज की जो बड़ी खबरें हैं ना, उनमें असदुद्दीन ओवैसी की जो रैली होने वाली थी मटिया बुर्ज में, इसे कोलकाता पुलिस ने इजाजत नहीं दी। टीएमसी को यह लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि जो पश्चिम बंगाल के मुसलमान हैं और एम फैक्टर पर असदुद्दीन ओवैसी आकर के कब्जा जमा लें। यह कहना है AIMIM का, और उनका यह भी कहना है कि टीएमसी के हथकंडे जितने भी आजमा ले, हम असफल करके दम लेंगे। लेकिन हां, इससे भी बड़ी खबर यह है कि जेपी नड्डा आज पश्चिम बंगाल की पावन भूमि पर हैं और जेपी नड्डा यहां से लक्ष्य सोनार बांग्ला को हरी झंडी दिखाएंगे। अब ये लक्ष्य सोनार बांग्ला क्या है, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपना चुनावी मैनिफेस्टो तैयार करने से पहले करोड़ों लोगों की राय लेना चाहती है, बंगालियों की राय लेना चाहती है, और इसी के आधार पर ही मैनिफेस्टो तैयार किया जाएगा। यानी जेपी नड्डा रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। यानी एक तरफ तो रथ यात्रा की हरी झंडी है, लेकिन 24 घंटे पहले किस तरह से श्यामनगर में बवाल मचा है, कैसे बीजेपी पार्षद के घर को बनाया गया है निशाना, इस पर भी बातचीत होगी। नमस्ते, मैं राशिद। बड़ी खबर यह है, रोके गए हैं भाईजान। भाईजान का मतलब यह है कि असदुद्दीन ओवैसी, और कहा यह जा रहा है AIMIM की तरफ से कि टीएमसी डर गई है असदुद्दीन ओवैसी से, क्योंकि हैदराबाद से लेकर के बिहार तक और बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक जिस तरह से अपना लोहा मनवाया है, जिस तरह से अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश की है असदुद्दीन ओवैसी ने, और उसी के बाद लगने लगा है टीएमसी को किसका है मुसलमान। बंगाल सियासत से भरा है, लेकिन ओवैसी का अभी भी प्लान फुरफुरा है। फुरफुरा शरीफ यानी कि अब्बास सिद्दीकी जो कभी कहते हैं कि लेफ्ट और कांग्रेस के साथ में जाएंगे, अब्बास सिद्दीकी जो कभी ये कहते हैं कि ओवैसी को आकर के हर कोई समर्थन दे दे। तो ऐसे में टीएमसी हो गई है कंफ्यूज। लेकिन एम फैक्टर क्या छीन लेंगे ओवैसी? बंगाल में ममता घिरी हैं, क्या खेल बिगाड़ेगी ओवैसी की एंट्री? हालांकि अब AIMIM की तरफ से यह कहा जा रहा है कि अगला जो कार्यक्रम होगा इसके बारे में हम बता देंगे। लेकिन इन सभी के बावजूद भी टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस ये कहने से अघाती नहीं है, थकती नहीं है कि ओवैसी बीजेपी की भी टीम है, यानी बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। क्या बिहार वाला कमाल ओवैसी कर पाएंगे? ओवैसी का प्लान इंडिया क्या है? मुसलमानों पर कितने डोरे डाले जा रहे हैं? लक्ष्य सोनार बांग्ला के जरिए भारतीय जनता पार्टी कितने लक्ष्य साध पाएगी? लक्ष्य सोनार बांग्ला के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो की जो राय लेने वाली है, जो रथ यात्रा निकलने वाली है, इसकी खबर होगी, अंदर की बात होगी, इनसाइड स्टोरी देंगे आपको। और बंगाल पर डिबेट को ओपन करें उससे पहले इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। कोलकाता में असदुद्दीन ओवैसी की रैली रद्द कर दी गई है। पुलिस ने ओवैसी को नहीं दी रैली की इजाजत। AIMIM के चुनावी प्रचार का आगाज करने वाले तो ओवैसी रैली के लिए 10 दिन पहले आवेदन किया था। ये AIMIM का कहना है, टीएमसी के ऐसे हथकंडों के आगे झुकेंगे नहीं। लेकिन पिछले एक महीने में असदुद्दीन ओवैसी ने टीएमसी को लेकर क्या बोला है, बंगाल को लेकर क्या बोला? 12 नवंबर 2020, 17 दिसंबर 2020, 24 फरवरी 2021, इन 3 तारीखों में असदुद्दीन ओवैसी के 3 बड़े बयान सुनिए। हमारे बंगाल को आ रहे अब बराबर आएंगे बंगाल को। मुर्शिदाबाद भी जाएंगे, मालदा भी जाएंगे, दिनाजपुर जाएंगे, सब जगह जाएंगे। अगर वो ये कह रही है दौलत मिली है, तो भाई असदुद्दीन ओवैसी को कोई इतना बड़ा आदमी पैदा नहीं हुआ दुनिया में जो दौलत की बिना पे खरीद सके। तो ये इनका ये इल्जाम बेबुनियाद है और ये बौखलाहट का शिकार हो चुकी है। ममता बनर्जी को फिक्र करनी चाहिए अपने घर की। इतने लोग उनके बीजेपी में जा रहे हैं, वो उसकी फिक्र करे। एक MP जो होता है वो आवाम का गुलाम होता है और उसको आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करना पड़ता है। तो बोले अरे तुम तो कुत्ते की तरह बात कर रहे हो। तो मैंने कहा हाँ, मैं भारत के तमाम कमजोर जनता का कुत्ता हूं और जो कमजोरों पर हमला करेगा कतरूंगा भी और चीरफाड़ भी कर दूंगा। अजीब सी बात है, असदुद्दीन ओवैसी ने यह भी कह दिया 24 फरवरी को कि मैं कमजोरों का कुत्ता हूं और अगर किसी ने भी मुझसे लड़ने भिड़ने की कोशिश की तो फिर मैं चीरफाड़ भी कर दूंगा। ये चीरफाड़ जो है जबानी राजनीति की भी हो रही है। ममता बनर्जी ने पीएम पर कर दी विवादित टिप्पणी। ममता ने बीजेपी को कहा दंगाबाज पार्टी। ममता बनर्जी भूल गई शब्दों की मर्यादा, बंगाल पर गुंडे राज नहीं करेंगे। ये ममता बोली, हमें बंगाल नहीं बांग्ला चाहिए। सुनिए। বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, দাঙ্গাবাজ, তোলাবাজ। তোলা তো তাকে বলে যে 5 টাকা 10 টাকা ধরে তাকে বলে তোলাবাজ। আর যারা
কোটি কোটি টাকা দিলে তাদের কি বলে? पश्चिम बंगाल की राजनीति में तूफान है, पश्चिम बंगाल की राजनीति में आग है, लेकिन आग से कहीं ज्यादा बम बारूद की राजनीति भी है। असदुद्दीन ओवैसी हालांकि आज आने वाले थे, लेकिन बावजूद इसके उनकी रैली रद्द हो गई। इसके पीछे का हथकंडा क्या है? जेपी नड्डा अगर लक्ष्य सोनार बांग्ला की शुरुआत करेंगे, लक्ष्य सोनार बांग्ला के जरिए क्या 200+ का टारगेट बीजेपी पा सकेगी? डिबेट को कर देते हैं ओपन। पश्चिम बंगाल के धर्मयुद्ध पर यह राजधर्म वाली बहस है। नेहा जोशी प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अजय रे टीएमसी के नेता, अजमल खान प्रवक्ता एआईएमआईएम, सुनील चोपड़ा राजनीतिक विश्लेषक वामपंथी विचारधारा के हैं। थोड़ी देर के बाद में सब्यसाची कोलकाता से संवाददाता जुड़ने वाले हैं। अजमल खान जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, आपको क्या लगता है असदुद्दीन ओवैसी की मटिया बुर्ज में रैली होने वाली थी, जहां पर मुसलमानों के बीच में असद अपनी बात कहने वाले थे। कहा यह जा रहा था कि बिहार जैसा कमाल करेंगे असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उससे पहले ही कोलकाता पुलिस ने यह कह दिया रैली की इजाजत नहीं है। आप कहते हैं 10 दिन पहले परमिशन मांगी थी, क्या हथकंडा अपनाया गया है? रैली की इजाजत क्यों नहीं दी गई? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि ममता जी जो है वो हमारी पार्टी के वहां इलेक्शन में जाने से बौखलाई हुई। एक टीवी इंटरव्यू पे मैंने देखा राहुल कंवर के साथ कि ओवैसी साहब का नाम आते हुए बिदक गई। भाई, ये डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को इलेक्शन लड़ने का हक है। वो जितना हमें रोकेंगे हम उतनी मजबूती से उभरेंगे। हमारी रैली को उन्होंने रोक दिया। ये मैसेज चला गया कि वो वंचित समाज को, दलित समाज को, मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं देना चाहती, सियासी हिस्सेदारी नहीं देना चाहती। हमें इलेक्शन रैली करने से रोक के आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया के जमाने में वो हमको कैसे रोक देंगी? लोगों को मालूम हो रहा है ना, आप लोग भी इस पर प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को मालूम हो रहा है कि उनकी जो तानाशाही है उसका असर वोटर दिखाएगा इलेक्शन में। एक रैली, 2 रैली रोक देने से, जेपी नड्डा की रैली क्यों नहीं रोक दी उन्होंने? ये एक दो रैलियां रोक देने से वो हमको नहीं रोक पाएंगे। हम इलेक्शन वहां लड़ेंगे और तय करेगी बंगाल की जनता। उनके जितनी अत्याचारी कदम हैं वो सब हमारे फायदे में जाएंगे। लेकिन इस रैली से ठीक पहले असदुद्दीन ओवैसी ने यह क्यों कहा, मैं कमजोरों का कुत्ता हूं और अगर मुझसे भिड़ने की कोशिश की तो चीर फाड़ दूंगा? इसका मतलब क्या है? देखिए, सिंबॉलिक बात कही गई है ना। कुत्ता एक जानवर है, वो वफादारी के लिए जाना जाता है। उन्होंने बात कही कि जिनको हमेशा 70 सालों से वंचित रखा गया, तमाम कमीशन और कमेटियों की रिपोर्ट ने मुसलमानों के बारे में क्या कहा है, सच्चा देख क्या कहा है। अगर उनके साथ वफादारी के साथ खड़ा होकर राजनीतिक काम करने को उन्होंने एक बात कही है, ये बात कही है उन्होंने, उसमें क्या गलत है? ठीक है अजय रे जी, चारों तरफ से एक ही बात क्यों आती है कि ममता बनर्जी बौखला गई हैं? अगर असदुद्दीन ओवैसी की रैली को इजाजत न मिले तो फिर एआईएमआईएम के प्रवक्ता ये कहते हैं कि ममता बौखला गई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये विधायक, एमपी, एमएलए, केंद्रीय मंत्री पर हमला हो रहा है, बीजेपी वाले कहते हैं कि ममता बौखला गई हैं। जहां पर तोलाबाज कहा जाता है, जहां कटमनी दीदी की बात की जाती है तो कहा यह जाता है ममता बौखला गई हैं। कांग्रेस भी यही कहती है, लेफ्ट भी यही कहती है। क्या वाकई ममता बौखला गई हैं? अजय रे जी। दरअसल मैं माफी चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मैं सुन नहीं पा रहा आपको। लेकिन सच बात यह है कि अगर ओवैसी ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान के साथ है, तो वो बिहार और बंगाल में बीजेपी का साथ क्यों दे रहे हैं? बिहार इलेक्शन ये साबित कर चुका है कि मुसलमान वोट जो ओवैसी ने मुसलमानों से मांगा था, वो वोट बीजेपी के पक्ष में गए। देखिए, आज बंगाल में ममता बनर्जी का काम बोल रहा है। ममता बनर्जी काम कर रही है और हम अपने कामों का एक चिट्ठा बनाकर, एक रिपोर्ट कार्ड बनाकर अपने 10 साल के काम को वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और दूसरी पार्टियां, वो बीजेपी हो चाहे कोई भी हो, जो भी बंगाल में आएंगी वो दंगा कराने ही आएंगी, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया, वो लोगों के पास नहीं पहुंचे, काम नहीं कर पाए। वो आगे भी दंगा करने की कोशिश करेंगे बंगाल में। मैं आवाज मेरी नहीं मैं सुन पा रहा हूं, फिर भी कह रहा हूं, बंगाल बहुमत की सरकार लाएगा। 2011 में हम जो सीट लाए थे उससे ज्यादा सीटों से जीतेंगे। ठीक है, आपकी बात बिल्कुल आ रही है, आपकी आवाज ठीक तरीके से आ रही है अजय रे जी। अगर आपको बीच में भी बोलना होगा आप हाथ उठाइएगा, आपके पास में आऊंगा, यकीनन आऊंगा, अगर आप मुझे सुन पाए तो। नेहा जोशी जी, ममता बनर्जी ने यह कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है दंगाबाज पार्टी है। आप कहते हैं तोलाबाज, ममता बनर्जी कहती है दंगाबाज। जवाब क्या है? नमस्कार, धन्यवाद। देखिए, पिछले
कितने समय से ममता बनर्जी वहां की चीफ मिनिस्टर हैं, लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर डायरेक्टली, और इस उनके कार्यकाल में कितनी हिंसा हमने बंगाल के अंदर देखी है। पंचायत चुनाव की मैं आपको याद दिलाऊं, पंचायत चुनाव जब हुए थे तो 20,000 ऐसी सीट थी पूरे बंगाल में जो अनकंटेस्टेड चली गई थी। और कोर्ट को अपने संज्ञान में उसको लेना पड़ा था, और ये सारी सीटें टीएमसी के खाते में गई थी। पर्चे तक नहीं भरने दिए गए थे कैंडिडेट्स को, डराया धमकाया गया। वहां से जो हिंसा शुरू हुई वो बौखलाहट और हिंसा लगातार बढ़ती गई, और हमारे तो गृह मंत्री जी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुले मंच से कहा है 130 से ज्यादा हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं को सीधा सीधा हिंसा का शिकार बनाया गया, उनकी हत्या कर दी गई, बल्कि चौराहों पर उनके शरीर टांग दिए गए एक मैसेज देने के लिए। लेकिन आज हमारा ये कहना है कि इस समय ये सवाल नहीं है कि क्या बीजेपी बंगाल में सरकार बना रही है, हम तो बंगाल में सरकार बना रहे हैं, लेकिन कितने मार्जिन से बना रही है। अब इसकी बौखलाहट हमें ममता जी के हर स्टेटमेंट में दिखती है। अभी मेरे भाई टीएमसी के कह रहे थे कि हम तो विकास की बातें करते हैं, विकास के इतने उन्होंने आयाम खड़े कर दिए हैं। अरे विकास के आयाम खड़े कर दिए हैं तो फिर जय श्री राम पर गुस्सा क्यों कर रही हैं? उसके बारे में ज्यादा बात क्यों करती हैं? अड्डा, नड्डा, शड्डा ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों करती हैं? आप विकास की बात कीजिए। हम कह रहे हैं पर कैपिटा इनकम को अगर मापा जाए विकास को, तो बंगाल आज देश में सबसे पीछे है। किस विकास की आप बात कर रही हैं? किसानों की योजना आप लागू नहीं होने देती, आयुष्मान भारत का लाभ आप किसानों को लोगों को पहुंचाने नहीं देती। किस विकास की बात कर रही हैं और कैसे आप राजनीति कर रही हैं? आपका ये कहना है कि किस तरह के विकास की बात कर रही हैं टीएमसी, और टीएमसी का ये कहना होता है कि आप तो चारों तरफ से तो आप लोग वार कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ आपने भारतीय जनता पार्टी का एक प्रॉक्सी भी छोड़ दिया है। मैं इससे पहले कि सुनील चोपड़ा जी के पास में जाऊं, चूंकि असदुद्दीन ओवैसी की बात हो रही है, एआईएमआईएम का 64 साल का इतिहास क्या कहता है? इन्फोग्राफिक स्टूडियो आपको लेकर के चलते हैं। क्यों ये कहते हैं कि एआईएमआईएम मतलब ओवैसी परिवार? इसके लिए आपको पीछे जाना पड़ेगा 1927 साल। एमआईएम नाम से धार्मिक और सामाजिक संस्था के रूप में अस्तित्व में आया। 1948 आजादी के बाद हैदराबाद रियासत के भारत में विलय के समय संगठन को कर दिया गया बैन। 1957 बैन हटने के बाद राजनीतिक संगठन बना, नाम बदल कर दिया गया एआईएमआईएम। 1957 वकील अब्दुल वाहिद ओवैसी पार्टी के पहले अध्यक्ष बने, 18 साल तक अध्यक्ष पद पर बने रहे। 1975 अब्दुल वाहिद के बेटे सलाउद्दीन पार्टी अध्यक्ष बने, 2008 तक इस पद पर बने रहे। 2008 में ही सलाउद्दीन के बेटे असदुद्दीन ओवैसी पार्टी के अध्यक्छ बने और अभी तक यही अध्यक्ष बने हुए हैं। अब ओवैसी की पार्टी बढ़ी कैसे है और मुसलमानों के बीच कैसे जाने में सफल रही, ये देखें आप। 1962 पहली बार विधानसभा चुनाव में जीत मिली, सलाउद्दीन ओवैसी जीते। 1984 पहली बार लोकसभा चुनाव जीता, सलाउद्दीन ओवैसी लोकसभा पहुंचे। 2012 हैदराबाद से बाहर महाराष्ट्र के नांदेड़ की म्युनिसिपल काउंसिल में 11 सीटें जीती। 2013 में कर्नाटक के बीदर और बसव कल्याण में म्युनिसिपल काउंसिल की 6 सीटें जीती। 2014 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 2 सीट पर जीत मिली। फिर आ जाता है साल 2019, ये बड़ा साल था। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में फिर से 2 सीटें जीती। 2020 यानी पिछला साल बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीते सीमांचल वाले इलाके में। और इसीलिए कहा जा रहा है ओवैसी हो सकते हैं किंग मेकर, क्या मुस्लिम हो जाएंगे गेम चेंजर। अब कौन कौन सा वो इलाका है जहां मुस्लिम गेम चेंजर बनेंगे? 294 में से कितनी सीटें हैं? क्योंकि मुसलमानों की आबादी जहां पर ज्यादा है, मुर्शिदाबाद 66.3% मुसलमान, 22 सीटों पर सीधा प्रभाव। मालदा 12 सीटों पर प्रभाव। उत्तरी दिनाजपुर आप चले जाएं, 50% मुस्लिम है, 9 सीटों पर सीधा प्रभाव। बीरभूम 37% मुस्लिम मतदाता, 11 सीट पर अपना दबदबा रखते हैं। दक्षिण 24 परगना जहां पर मुस्लिम वोट बैंक 31 सीटों पर किंग मेकर या फिर गेम चेंजर की भूमिका रखता है। सुनील चोपड़ा जी के पास में चलते हैं। सुनील चोपड़ा जी, पश्चिम बंगाल के लिए एक बात कही जाती है कि मुसलमान वोट बैंक में सेंधमारी के बिना और मुस्लिम वोट बैंक को साधे बिना आप किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। क्या ये बात कहना सही है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जो सीमांचल बिहार में जो कमाल किया था, वही कमाल पश्चिम बंगाल में भी करने वाले हैं या करने का मादा रखते हैं, और यही एक वजह है कि टीएमसी भी डरी है, लेफ्ट भी और कांग्रेस भी डरी हुई है? ऐसा है नहीं, क्योंकि जो लोग डर के आधार पे चलते हैं वो लोग कभी कहीं पहुंचते नहीं। यहाँ पर बंगाल में बीजेपी प्रयास कर रही है टुकड़े टुकड़े गैंग होते हुए कि लोगों का पोलराइजेशन हो, लेकिन जहां तक मेरे को अभी तक फिगर्स आ रहे हैं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि टुकड़े टुकड़े गैंग सक्सेसफुल नहीं होगी, क्योंकि बंगाल का मुसलमान बिहार का मुसलमान नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज है कि जो
ये हिस्से कर रहे हैं वो होगा नहीं, क्योंकि तिकोना या चौकन्ना चुनाव होगा। अच्छा। और ये बंगाल के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। डिविजन्स नहीं होंगे, पोलराइजेशन नहीं होगी, दंगे नहीं होंगे, और शांतिपूर्वक ढंग से, मेरा ये कहना है, सबका अधिकार है अपनी वोट को मांगना और सबका अधिकार है अपनी वोट को लेना। ठीक है। और ये होगा, और मैं पक्का हूं कि बंगाल में जो भी सरकार बनेगी हमें तभी पता चलेगा इलेक्शन के बाद कि ये किसकी सरकार होगी। सरकार किसकी होगी ये तो पता चलेगा, लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है ना, ये भी पश्चिम बंगाल की राजनीति के लिए एक गेम चेंजर ना साबित हो जाए। आप देखें, मुस्लिम वोटरों में सेंध लगाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने नया प्लान बना लिया है। यह इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। बिहार के 5 विधायकों को सौंप दी जिम्मेदारी। बंगाल में ममता की घेराबंदी करने के लिए ओवैसी ने की है बड़ी तैयारी। बिहार के एआईएमआईएम विधायकों को बनाएंगे ऑब्जर्वर। तेलंगाना के भी 2 एआईएमआईएम विधायकों को सौंपी गई है जिम्मेदारी। और ये जो प्लान है ना, ओवैसी का नया प्लान, और नजर में कैसे बंगाल का मुसलमान है, इसी ब्रेकिंग न्यूज को आगे बढ़ाते हुए आपको और भी जानकारी देते हैं हम। ममता बनर्जी को घेरने के लिए एक नए मॉडल का सहारा असदुद्दीन ओवैसी लेने लगे हैं। बिहार के 5 विधायकों को ममता की घेराबंदी के लिए उतारने का प्लान कर दिया गया है, ताकि ममता को चक्रव्यूह में घेर लिया जाए। बिहार विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने 5 सीटों पर जीत हासिल की। तेलंगाना के भी 2 विधायकों को बंगाल चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी गई है। अख्तरुल ईमान, आदिल हसन, इन्हें मुर्शिदाबाद में लगा दिया गया है। शाहनवाज, मोहम्मद इजहार, इन्हें दिनाजपुर के दोनों हिस्सों में कूच बिहार की जिम्मेदारी दी गई है। 82 के विधायक हैं, नाम है सैयद रुकनुद्दीन अहमद, इन्हें मालदा का ऑब्जर्वर बनाया गया है। तेलंगाना के 2 विधायक भी लगा दिए गए हैं। अजमल खान जी, क्यों ना आपको सांप्रदायिक कहा जाए? आप तो बीजेपी वालों को सांप्रदायिक कहते हैं ना, क्यों ना आपको सांप्रदायिक कहा जाए, क्योंकि आपकी नजर सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक पर होती है। 2 बातें कहना चाहूंगा। पहला, आप देख लीजिए कि हमारे 2 एमपी हैं, एक एमपी हैं औरंगाबाद से। हमारे ऊपर ये इल्जाम है ना कि जहां मुस्लिम ज्यादा होते हैं वहां लड़ते हैं। औरंगाबाद में कितने मुस्लिम हैं? 25 साल से बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन का कब्जा था वहां पर, और हमने उनको हराया। तब आपने क्रेडिट नहीं दिया, किसी और लोगों ने ये बात नहीं कही। अभी प्रतापगढ़ में बाई इलेक्शन हुआ था 2019 में, 12% मुसलमान रहता है, वहां हमारा कैंडिडेट लड़ा, और सारे जो ये सेकुलर दल है उनसे आगे आए, बीजेपी से हम हार गए, वो अलग बात है। तो ये कहना, ये इल्जाम लगा। और मैंने कहा ना कि दूसरी बात ये, कोई कमेटी, कोई कमीशन हमने अपॉइंट नहीं किया, हम कहीं गवर्नमेंट में नहीं थे। इन्हीं गवर्नमेंटों के अपॉइंट किए हुए कमेटी और कमीशन की रिपोर्ट आप देखिए, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन किया गया है, किस तरह से पीछे छोड़ा गया है, किस तरह से शिक्षा में पीछे किया गया है, किस तरह से नौकरियों में पीछे किया गया है, इकोनॉमिक स्तर पर दंगे कहां कहां कराए गए हैं, जहां मुसलमानों के बिजनेस थे वहां दंगों का सेंटर बना दिया गया। ये मैं थोड़ी कह रहा हूं, इन्हीं गवर्नमेंटों के अपॉइंटेड कमेटियों और कमीशन ने कहा है। और दूसरी बात, अगर एक आदमी, एक मुस्लिम लीडर निकलकर अगर मुसलमानों की इस पसमानदगी की बात, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता है तो लोगों को परेशानी हो जाती है। इल्जाम ये लगाया जाता है कि हम मुस्लिम क्षेत्र में जाते हैं। हमें ये बताइए कि बंगाल के अंदर मुसलमानों ने कांग्रेस को लगातार वोट दिया, कांग्रेस के बाद लेफ्ट पार्टियों को वोट दिया, 25 साल हुकूमत रही इन लोगों की, 10 साल से ममता दीदी की हुकूमत है। तो जो रिपोर्टें आई है उसमें इतना शैक्षिक तौर पर, एकाडमिक तौर पर पिछड़े हुए लोग क्यों हैं? क्यों लोग इनसे सेटिस्फाइड नहीं है, ये बताइए। सारी दिक्कत इस बात की हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हमारा राइट है कि हम लोगों की बात कर सकें एज ए लीडर, हम बात करते हैं तो दिक्कत है। अगर टीएमसी का लीडर बात करे बहुत अच्छा, कांग्रेस का करे बहुत अच्छा, बीजेपी का कर दे और बहुत अच्छा। वो सारे लोग जो भगत सिंह के बलिदान को नकारते थे और ये कहते थे कि अपनी जान बचा के रखो, मुसलमानों के खिलाफ लड़ना है, उनकी पार्टी भी सबका साथ सबका विकास, विकास की बात करे बहुत अच्छा। एक मुस्लिम लीडर बोल दे तो सब सांप्रदायिक हो गया। कैसा, किस नेहा जोशी जी, अपनी बात बहुत फैक्ट के साथ नाजमल खान जी कह रहे हैं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की आप बात करती हैं। आप कहते हैं कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर देंगे, लेकिन उसी मुसलमान को टिकट नहीं मिलता है, उसी मुसलमान को आपके टिकट पर विधायकी नहीं मिलती है, उसी मुसलमान को आपके टिकट पर सांसदी नहीं मिलती है। अब ये बताएं, पश्चिम बंगाल में कितने मुसलमानों को टिकट देंगे आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो आपने जो सवाल मेरे एआईएमआईएम के साथी से किया था, आपने कहा था कि आप मुस्लिमों की राजनीति करते हैं। अब देखिए, जिनकी पार्टी के नाम में ही एक धर्म का उल्लेख हो तो जाहिर है उन पे ये इल्जाम आना ही है कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी है, कोई हिंदू जनता पार्टी तो है नहीं, हम तो सबकी बात करते हैं और सब हमारे लिए एक जैसे हैं। वही तो मैंने पूछा, हम जो चुनाव लड़ रहे हैं कंप्यूटर। अब ये बताएं कि कितने मुसलमानों को टिकट देने का प्लान है आप लोगों का?
मुर्शिदाबाद में देंगे क्या, दिनाजपुर में देंगे क्या, मटिया बुर्ज में देंगे क्या? क्या? बात बताइए राशिद भाई, आप भी एक मुसलमान हैं, आपको लगता है कि केवल मुसलमानों को टोकनिज्म के जरिए टिकट देकर उनका विकास किया जा सकता है? सालों से हम देख रहे थे हमारे देश में कांग्रेस सरकार ने 70 साल में क्या किया, यही टोकनिज्म किया कि आप टोकन के लिए किसी मुसलमान नेता को आगे कर दें। लेकिन जब देश के आम मुसलमान के विकास की बात है, क्यों ऐसा है कि कोई भी, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर देख लें, कोई भी आप इकोनॉमिक इंडिकेटर देख लें, तो हमारे जो मुसलमान भाई बहन है वो हमेशा पीछे आए। ट्रिपल तलाक जैसी अगर हम कुरीति की बात करें, क्यों ऐसा है कि हमारी मुसलमान बहनें कई सालों तक इस कुरीति को सहती रही, किसी ने ये नहीं सोचा कि इनके लिए कुछ किया जाए, इनको इससे बाहर निकाला जाए। तो देखिए, टोकनिज्म में हमारी पार्टी बिलीव नहीं करती है। जहां हमारी पार्टी के अच्छे कार्यकर्ता होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, उनको टिकट दिया जाएगा। ठीक है मैम, रिलीजन कभी भी क्राइटेरिया नहीं होगा और टोकनिज्म की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, टोकनिज्म की राजनीति नहीं करेंगे। अजय है कि आप लोग टोकनिज्म की राजनीति करते हैं, और टोकनिज्म की राजनीति का नतीजा ये रहा कि आज की तारीख में अब्बास सिद्दीकी नाराज है, फुरपुरा शरीफ नाराज है, इमाम एसोसिएशन नाराज है, मुसलमान पश्चिम बंगाल का ये कहने लगा है कि ह्यूमन इंडिकेटर इंडेक्स में हम लोग कहां पर हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमें शिक्षा नहीं मिली है, हमें विकास नहीं मिला, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला, हमारी जेब में पैसे नहीं आए, रोटी कपड़ा मकान तो आप दे नहीं पाए, इंडस्ट्री में हमें नौकरी दे नहीं पाए, हमारे युवा बेरोजगार रह गया, ये मुसलमान कह रहा है। क्या टोकनिज्म की राजनीति ने ममता बनर्जी का नुकसान पहुंचाया है? अजय रे, आप बोल सकते हैं। अजय रे, देखिए, आप बोल सकते हैं। हाँ जी, आज सचमुच बहुत प्रॉब्लम हो रहे हैं, शायद कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, स्टूडियो इश्यूज नहीं है, आप अच्छा बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली मैं बीजेपी की अपनी बहन से कहना चाहूंगा कि विकास की बात तो बीजेपी ना करे, क्योंकि देश का विकास पूरा विश्व देख रहा है। अब हम रेल का क्या विकास किए हैं, LIC का क्या विकास हुआ है, BSNL का क्या विकास हुआ है, आज किसानों का क्या विकास हो रहा है, या नौकरियों का क्या विकास है, या फिर जो हम डिमोनेटाइजेशन किए उसका क्या विकास हुआ, काला धन का विकास, सब विकास हम देश ने देख लिया है। अब विकास की बात बीजेपी का, नहीं, राशिद जी ने आपको सीधा सवाल किया ना कि आप कहते हैं मुसलमान वोट हमारा है, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मुसलमान वोट को डिवाइड करने की कोशिश कर रही है। 27% बंगाल की जो जनता है वो मुस्लिम समाज से आती है। आप बताइए कि आपने उनके लिए क्या किया, उनका क्या डेवलपमेंट हुआ, क्यों आज भी वो इतने पिछड़े हुए हैं, क्यों इतनी डिस्पैरिटी? सुनिए, आपके पास जो रिपोर्ट कार्ड है, आपके पास जो टेक्निकली इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ही गलत है। आप बंगाल आइए, आप बंगाल में आकर देखिए, यहाँ मुसलमान खुश है, यहाँ किसान खुश है, यहाँ जो 64 प्रकल्प ममता बनर्जी लेकर आई है। सुनिए, ये आयुष्मान भारत का वो झूठा योजना नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य साथी का योजना चलता है। स्वास्थ्य साथी मैं आपको दिखा दूं, सब लोगों को, अमर्त्य सेन जी की रिपोर्ट है। अमर्त्य सेन को बीजेपी के प्रशंसक नहीं है, बहुत बड़े अर्थशास्त्री है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं कोई उनकी फैन नहीं हूँ। उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली थी, कंडीशन ऑफ मुस्लिम इन वेस्ट बंगाल। 27% जो वेस्ट बंगाल की जनता है मुस्लिम समाज से आती है। अगर आप लिटरेसी रेट देखें, अगर आप क्या बोलते हैं, उनका पेट्रोल की बात की आज के डेट में, अगर उनका हेल्थ आज आप पेट्रोल की बात कीजिए, अगर उनका क्रूड ऑयल के दाम के हिसाब से पेट्रोल का ये दाम नहीं होना चाहिए। क्यों इसके बारे में आप बंगाल का रिपोर्ट नहीं अजय जी, आप तो पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना। अजय जी, आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं ना। मैं एक मुसलमान किसान की बात करूंगा, मैं एक मुसलमान छोटे व्यापारी की बात करूंगा, मैं एक मुसलमान युवा की भी बात करूंगा। आप तो सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं ना। ह्यूमन इंडिकेटर इंडेक्स में आप बता नहीं पाए। फैक्ट के साथ में आप मुझे बताइए, फैक्ट के साथ में आप मुझे बताइए, क्या नीति आयोग की रिपोर्ट है, क्या नेशनल स्टैटिस्टिक कमीशन की रिपोर्ट है, क्या मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान की बेहतरी हो गई? एक मुझे ऑफिशियल रिपोर्ट दीजिए। ममता बनर्जी काम की है, लोगों तक पहुंची है। अंदर बाहर का खेल बहुत करते हैं। राजनीति में एक बात कही जाती है कि मसलहत आमेज होते हैं, सियासत के कदम तू नहीं समझेगा, सियासत तो अभी नादान है, और इसीलिए सियासत के बीच में जब बिल्ली के भाग से छीका फूटता है तो कोई भी लपक लेता है। अब मुस्लिम वोट बैंक का जो छीका फूटा है, इसे ओवैसी ने लपका है। ओवैसी ने लपक करके कैसे, हाँ अजय जी आते हैं दोबारा, ओवैसी ने कैसे ऑल इंडिया प्लान बनाया है। अब एक बार ये भी देखते हैं ओवैसी का ऑल इंडिया प्लान क्या है। ओवैसी किस तरह से पूरे भारत में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक मुसलमानों के एक छत्र राज करने वाले नेता बनना चाहते हैं। हर राज्य में AIM MIM के विस्तार की कोशिश कर रहे हैं ओवैसी।
मुस्लिम दलित वोटर्स पर ओवैसी की नजर है। महाराष्ट्र बिहार के चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया और बंगाल में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी को साथ में लिया। यूपी में ओम प्रकाश राजभर को साथ में लिया। गुजरात में बीटीपी के साथ चुनावी समझौता किया। महाराष्ट्र में एआईएमआईएम वंचित बहुजन अघाड़ी का हिस्सा है। हैदराबाद नगर निगम में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। 2020 में बिहार में एआईएमआईएम के 5 विधायक जीते। सीमांचल इलाके में ओवैसी ने ऐलान कर दिया हर राज्य में चुनाव लड़ेंगे और यही है ओवैसी का पैन इंडिया प्लान। लेकिन बंगाल में कहां कितने मुस्लिम वोटर हैं और बंगाल चुनाव का अहम फैक्टर क्या है? मुर्शिदाबाद, मालदा, दक्षिणी दिनाजपुर, कूच बिहार, बीरभूम, हावड़ा, नदिया, ये 6 से 7 जगह ऐसी हैं जहां पर यह कहा जाता है कि अगर मुस्लिम वोट बैंक एक साथ ही किसी को चला जाता है तो ये किसी के लिए भी जीत और हार का फैक्टर बन जाता है और वही एक डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बंगाल के चुनाव का जो अहम फैक्टर है क्या कहता है, अब आप ये देखें, इसे और भी आसानी से समझें आप। पश्चिम बंगाल में विधानसभा सीटें हैं 294, 110 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक है। 16 जिलों में 10% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। 46 सीट पर 50% मुस्लिम वोटर्स हैं। 16 सीट पर 40 से 50% मुस्लिम हैं। 33 सीट पर 30 से 40% मुस्लिम वोटर्स। 50 सीट पर 20 से 30% मुस्लिम मतदाता हैं। एआईएमआईएम ने मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में अपनी सक्रियता बढ़ाई है और जिन 6 क्षेत्रों की मैं बात कर रहा था। अब एक और बात है, बंगाल के अगर आप पड़ोस में चले जाएं, आ जाता है नॉर्थ ईस्ट का असम। असम में बदरुद्दीन अजमल ने जिस तरह से अपनी लकीर को बड़ा किया, कहां यह जा रहा है कि कहीं ओवैसी बंगाल के अजमल ना बन जाएं, यानी ठीक उसी फॉर्मूले पर चल रहे हैं। असम विधानसभा चुनाव में एआईयूडीएफ यानी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने किस तरह से सफलता हासिल की और ग्राफ कैसे बढ़ा है पिछले लगभग 15-16 सालों में देखें आप। 2006 विधानसभा चुनाव 10 सीटें, 2011 विधानसभा चुनाव 18 सीटें, 2016 की असम का जो विधानसभा चुनाव था इसमें 13 सीटें मिली थी। और इसीलिए सुनील चोपड़ा जी से समझना बहुत जरूरी है। सुनील चोपड़ा जी, क्या असदुद्दीन ओवैसी में वो ताकत है कि असम में जैसा अजमल की एआईयूडीएफ ने किया ठीक वैसे ही पश्चिम बंगाल में करने का मादा रखते हैं? एक और दूसरी बात यह है, अभी भी फुरफुरा शरीफ असदुद्दीन अब्बास सिद्दीकी ने अपना कार्ड ओपन नहीं किया है। लेफ्ट कांग्रेस ये सोचे बैठे हैं इंडियन सेक्युलर फ्रंट उनके साथ में जाएगा, अगर नहीं गया तो आप लोग क्या करेंगे? हमारा ये कहना है कि अगर मगर से काम तो होगा नहीं। पश्चिम बंगाल में जो इतने साल 35 साल वामपंथी सरकार चली थी और 12 लाख लोगों को जमीन मिली थी, हमारा ये कहना है कि किसान, मजदूर, बुनकर, निम्न मध्यम वर्ग, ये सब इकट्ठा हो गए तो ये पूरे बंगाल में बहुमत है। ना आपको हिंदू के नाम पे वोट मांगी जाएगी, ना मुसलमान के नाम पे वोट मांगी जाएगी, ना किसी और जात के वोट पे वोट दी जाएगी। हमें मालूम है, मैंने तो आपका फूड मूवमेंट देखा है बंगाल में, मैंने देखा है कि हिंदुस्तान में एक ही आवाज उठेगी, वो गरीब, भूखा, बेरोजगार, बेजमीन, इन सबको इतना होना चाहिए कि इज्जत से हिंदुस्तान के नागरिक बने। और जब ये इज्जत से ये चीजों के लिए लड़ेंगे, यही आवाज जो है ज्योतिदा के जमाने में भी उठती थी, यही आवाज जो है बुद्धदेव भट्टाचार्य के जमाने में भी उठती थी, यही आवाज 34 साल में भी उठती रही, यही आवाज आप लोगों ने सुनी नहीं और यही एक वजह है कि पश्चिम बंगाल में हाशिए पर हैं अजमल खान जी। लेकिन आपको लगता नहीं एक टैग हटाने की जरूरत है? आप लोगों को एक टैग हटाने की जरूरत है और टैग है कि आप बीजेपी के प्रॉक्सी हैं, आप बीजेपी की बी टीम हैं और ये कहीं बूमरैंग ना कर जाए, कहीं उल्टा ना पड़ जाए, कहीं बैकफायर ना कर जाए। देखिए, इल्जाम लगाने के लिए सबको बोलने की आजादी है, कोई भी इल्जाम लगाया जा सकता है। मैं अपने तमाम लेफ्टिस्ट साथियों से ये जानना चाहता हूं कि बंगाल में तो हम पहली बार जा रहे हैं, लेफ्ट का क्या हासिल हुआ वहां पर? त्रिपुरा में क्या हाल हुआ? त्रिपुरा में क्या हाल हुआ? बंगाल में क्या हाल हुआ? ओवैसी तो कहीं नहीं थे, एमआईएम तो कहीं नहीं थी। अगर ऐसा है, और दूसरी बात, हम गुजरात में इलेक्शन लड़ने गए थे ना, छोटे ही पैमाने पर लड़े, जितनी हमारी ताकत है उतना लड़े। तीसरी बात, पार्लियामेंट में इनके बीजेपी के लीडरों के खिलाफ, होम मिनिस्टर के खिलाफ सबसे तेज आवाज, सबसे तगड़ी आवाज किसकी होती है? अब इल्जाम लगाने के लिए राजनीति है, कोई भी इल्जाम लगा देगा कि पैसे से खरीद लिया, उसका जवाब हमारे पर जो भी आवाज होती है ना, दिया, तेज ही कही जाती है। धर्म के नाम पर जो भी आवाज होती है वो तेज ही कही जाती है, बल्कि तेज के साथ धारदार भी कही जाती है। आप एक बात सुनिए, आप हमें कह रहे हैं ना धर्म के नाम, एक बात सुन लीजिए,
जनसंघ के नाम से एक पार्टी हुआ करती थी जिसका दीपक बुझ गया, बीजेपी में कन्वर्ट हुई, 2 सीटों पर सिमट गई। और उसके बाद क्या मैं वो सारे स्लोगन्स रिपीट कर दूं जो मुस्लिम दुश्मनी के नाम पर लगाए गए थे, कटा पान भागो पाकिस्तान, इससे शुरू हुई उत्तर प्रदेश में वो राजनीति। और सारे संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की धज्जियां उड़ाते हुए क्या हुआ, आप लोगों के कैमरों ने देखा। उसको कोई कम्युनिस्ट, कोई कांग्रेस, कोई तमाम सेकुलर दल नहीं रोक पाए। वो सैलाब यहां तक पहुंचा और ये देखिए क्या कुछ हुआ गोधरा में, क्या कुछ हुआ गुजरात में। ये सारी चीजें होती रही, ये सारे लोग खामोश है। अब जब लेकिन आज इनके उन्हीं का प्रॉक्सी आपको कहा जाता है, उन्हीं की बी टीम आपको कहा जाता है। एक शख्स बोल रहा है, एक शख्स, अरे कहने के लिए तो सब आजाद है भाई। आप भी कहिए, वो भी कहिए, ममता जी कह रही है कि पैसा दिया गया है। ममता जी अगर कह रही मैंने थोड़ी कहा, ये साक्षी महाराज ने कहा, मैंने नहीं कहा, साक्षी महाराज ने कहा। उन्होंने कहा कि बिहार में आप लोगों ने मदद की बीजेपी की, आप बंगाल और यूपी में भी करेंगे। मैंने थोड़ी कहा। साक्षी महाराज सांसद हैं, जवाब सुन लीजिए, साक्षी बड़े नेता हैं। साक्षी महाराज जैसे आदमी को जिसको मुलायम सिंह यादव ले आए, जी मालूम है कितने बड़े नेता हैं, मुलायम सिंह यादव लाए जिनके ऊपर रेप का मुकदमा, मर्डर का मुकदमा। मैं थोड़ी कह रहा हूँ। नेहा जोशी आपको रिबट करना चाहती हैं। नेहा जोशी रिबट करेंगे, नेहा जोशी रिबट करेंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। नेहा जोशी का रिबटल लेंगे, लेकिन डिबेट को आगे बढ़ाएं उससे पहले इससे की ब्रेकिंग न्यूज। आज पश्चिम बंगाल दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं, घोषणा पत्र को लेकर लॉन्च करेंगे सुनार बांग्ला कैंपेन। बीजेपी की रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। नौहाटी में बंकिम चंद्र चटर्जी को श्रद्धांजलि भी देंगे। यानी एक बार फिर से जो पश्चिम बंगाल की महान विभूतियां हैं, चाहे उसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे इसमें कवि हो, चाहे संगीतकार हो, या और भी महान विभूतियां, इन सभी के दर पर, हालांकि ममता बनर्जी कहती हैं दुआरे सरकार, लेकिन द्वारे द्वारे अगर कोई जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी जा रही है। अगली बड़ी खबर बहुत बड़ी है। बंगाल की चुनावी लड़ाई कोरोना वैक्सीन पर आई। ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को लिख दिया लेटर। बंगाल की जनता को फ्री वैक्सीन लगवाने की कही बात। डोज की खरीद के लिए पीएम मोदी से मांगी मदद। बंगाल सरकार सभी को फ्री में टीका लगाना चाहती है, ये ममता बनर्जी ने बोला। नेहा जोशी के बात में चलते हैं। नेहा जी, बंगाल की लड़ाई वैक्सीन पर कैसे आई? देखिए, अच्छी बात है कि ममता बनर्जी जी को आज बंगाल की जनता की याद आ गई है। आपको मैं याद दिलाऊं कि जब बंगाल में साइक्लोन आया था, बंगाल और उड़ीसा में, और जब प्रधानमंत्री मोदी जी उड़ीसा का दौरा करके आए थे, तो यही ममता बनर्जी थी जिन्होंने उनको आने से रोक दिया था। कहती हैं आएंगे तो भी मैं मुझसे नहीं मिलूंगी, राजनीति करने आए हैं। जबकि जनरल इलेक्शन के बीच में ये आपदा से बंगाल जूझा था और सेंटर ने पूरी क्या बंगाल को मुफ्त वैक्सीन मिलेगी? तो क्योंकि जब बिहार का विधानसभा चुनाव था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे, उन्होंने ये कहा था बिहार को मुफ्त वैक्सीन देंगे। क्या पश्चिम बंगाल को मिलेगी या फिर नहीं? सीधी बात। राशिद जी, मुफ्त वैक्सीन तो पूरे देश को मिल रही है। सरकारी सेंटर पे जो भी वैक्सीन मिल रही है वो मुफ्त ही मिल रही है। अब प्राइवेट के लिए खोला गया है ताकि इसको तेजी दी जा सके। हाँ। तो मुफ्त वैक्सीन तो पूरे देश को मिल रही है, तो बंगाल इससे अलग क्यों? बंगाल भी हमारे देश का भाग ही है ना। ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है तो वो भारत का भाग ही, तो मुफ्ती वैक्सीन मिलेगी। लेकिन अच्छा लग रहा है कि ये आज जो हम कहते हैं ना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो ममता बनर्जी बिल्कुल भूल गई थी, सारी मीटिंगें बॉयकॉट करना। अभी थोड़े दिन पहले नीति आयोग की बैठक हुई थी, उसमें भी ममता बनर्जी नहीं गई थी। तो ये एक अलग देश की तरह जो बंगाल को चला रही थी, आज इनको ये तो याद आया कि इस देश के अंदर ही बंगाल के लोग भी हैं और देश में निर्मित जो वैक्सीन है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो एक पूरा अभियान चल रहा है, उसका लाभ बंगाल की जनता को भी मिलना है, मिल रहा है और तेजी से मिलना चाहिए। मैम, एक बहुत बड़ी खबर आ गई। मैम, एक ब्रेकिंग न्यूज आ गई, इसलिए आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। इंडियन सेक्युलर फ्रंट प्रमुख अब्बास सिद्दीकी ने शक्ति प्रदर्शन किया। यह सब की ब्रेकिंग न्यूज है। फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी का शक्ति प्रदर्शन। सियालदा से धर्मतल्ला तक निकाली रैली। ममता बनर्जी और मोदी सरकार पर बरस गए अब्बास। दोनों ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, ये अब्बास सिद्दीकी का कहना है। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अगली खबर, अब्बास ने एक बार फिर दिया असदुद्दीन ओवैसी के पक्ष में बयान। अब्बास सिद्दीकी ने दिया ओवैसी को खुला समर्थन। समर्थकों से बोले ओवैसी को सपोर्ट करें। कांग्रेस लेफ्ट के साथ चूंकि अब्बास का गठबंधन होने वाला है, तो ऐसे में ये बयान अपने आप में चौंकाने वाला है। अब्बास सिद्दीकी ने हाल ही में बनाया है इंडियन सेक्युलर फ्रंट। सीधे चलते हैं सुनील चोपड़ा जी के पास। सुनील चोपड़ा जी, आपको लगता नहीं अब्बास सिद्दीकी कहीं आप लोगों को डिच न कर जाएं? आपसे कहते हैं 75 दे दो, 80 दे दो, 85 सीटें दे दीजिए, लेकिन सभी जितने सपोर्टर हैं उनसे ये कह रहे हैं कि ओवैसी का समर्थन करें। ये क्या माजरा है? ये कहीं ऐसा तो नहीं कांग्रेस लेफ्ट, पीरजादा का आईएसएफ और ओवैसी भी साथ में चले आएंगे?
कुछ ऐसा तो नहीं चल रहा? मेरा ये कहना है कि हर हिंदुस्तानी, चाहे वो ओवैसी क्यों ना हो, चाहे वो नड्डा क्यों ना हो, मेरा ये कहना है हर हिंदुस्तानी का अधिकार है अपनी वोट मांगना, अपनी वोट को मैक्सिमाइज करना। लेकिन टुकड़े टुकड़े हो जाना और टुकड़े टुकड़े करना धर्म के आधार पे, बंगाल जानता है कि उसका फायदा नहीं हुआ। आपको याद होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी फजलुल हक की सरकार में थे, और आपको याद है कैलकाटा राइट्स क्या थी। मैं उस वक्त रावलपिंडी से हम लोग आए और हम लोग मोइरा स्ट्रीट जाना चाहते थे हावड़ा से, तो 24 घंटे लगे थे। उसके बाद ज्योति बसु ने दिखाया कि हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, सवाल है किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, सवाल है शिक्षा, सवाल है बुनकर। ये सवालों को लेके आगे बढ़ेंगे। हमारे को कोई आपने अभी भी जवाब नहीं दिया कि आप लोगों को ये लगता तो नहीं है कि अब्बास सिद्दीकी कहीं डिच ना कर जाए? जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, एक बार नेहा जी रुकिए। ये जिन अब्बास सिद्दीकी की मैंने बात की है, जिस फुरफुरा शरीफ की मैं बात कर रहा हूँ, एक बार हम बता देते हैं ये अब्बास सिद्दीकी हैं क्या, इनका इतिहास क्या है। हुगली चले जाएं हम। हुगली जिले में एक जगह है जंगी पारा, यहाँ पर एक दरगाह है, नाम है फुरफुरा शरीफ दरगाह। दक्षिण बंगाल में हुगली जिला है, मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा है। दक्षिण बंगाल में ही ममता को सबसे ज्यादा सीटें मिली थी। अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ दरगाह के प्रमुख हैं, पीरजादा अपने नाम के साथ में लगाते हैं। अब्बास सिद्दीकी की मुस्लिम समाज में बहुत अच्छी पकड़ है। सिद्दीकी पहले खुद को ओवैसी का बहुत बड़ा फैन बताते थे। 90 मुस्लिम बहुल सीटों पर अब्बास सिद्दीकी का अच्छा खासा प्रभाव है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब्बास सिद्दीकी भी जिसके साथ में चले जाएंगे, और मुस्लिम वोट बैंक एक बड़ा तबका उसके साथ जा सकता है, इस तरह की संभावना है। अजमल जी, अब्बास सिद्दीकी की जरूरत है या फिर नहीं? अगर आप लोगों को है तो अब्बास सिद्दीकी कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ क्यों जाते हैं? 1 महीने 1.5 महीने पहले ओवैसी की बात करते थे, और पिछले दिनों 10-15 दिन में कहते हैं लेफ्ट और कांग्रेस मुझे 75-80 सीटें दे दे, इंडियन सेक्युलर फ्रंट बना दिया। अब कहते हैं फिर से ओवैसी के साथ में चले जाओ। ये बार बार अपना पाला बदलने की फिराक में क्यों है अब्बास? और क्या अब्बास की जरूरत ओवैसी को है? देखिए, अब्बास साहब अपना पाला बदलने की फिराक में क्यों है, इस सवाल का जवाब वो देंगे। रहा सवाल ये कि हमारी पार्टी ने 2 साल से ज्यादा समय से पहले ये घोषित किया कि हम बंगाल में चुनाव लड़ेंगे, और ये राजनीति है भाई, लोग अपने हिसाब से साथ आते हैं जाते हैं। जो लेफ्ट बहुत ही धर्मनिरपेक्ष राजनीति की बात करती थी वो गई ना अब्बास सिद्दीकी के पास। हाँ। अब्बास सिद्दीकी के पास गई ना। आप दूसरा देखिए ना, राजस्थान में जो अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब थे, उनकी गवर्नमेंट को सपोर्ट किसने किया था जब वो चीफ मिनिस्टर से नाम निकल रहा है? तो ये सारी चीजें राजनीति में होती हैं। और जो बड़े बड़े सिद्धांत बता रहे हैं ना, मैंने आपको कहा ना, जो आज सबके साथ सबका विकास की बात करते हैं, उन्होंने क्या क्या किया, अगर मैं लिस्ट गिनाने लगूंगा तो पूरा टाइम उसी में चला जाएगा। तो ये सारी बातें कहने की है। राजनीति में हमारा ऑप्शन ओपन है, हमारा ऑप्शन ओपन है। जो हमको लगेगा जी, विश्वास की क्या बात करते हैं, वो तो मैं पूरे घटनाक्रम को गिना सकता हूं ना, विश्वास की जो बात करते हैं। अगर ये सारा विश्वास हर लोगों ने बरकरार रखा होता तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। हिंदू वोटों में सेल लगा दी बीजेपी ने, उसको ना लेफ्ट रोक पाया, ना ममता रोक पाई, ना कांग्रेस रोक पाई। कांग्रेस वहां हाशिए पे आ गई, लेफ्ट गायब हो गई। आखिर आप 2014 का पार्लियामेंट जबान पर हिंदू और मुसलमान भी है, और आपके दिल में भी हिंदू मुसलमान है। अजमल भाई, आपकी जबान पर हिंदू मुसलमान है और दिल में भी है, लेकिन अजय रे के दिल में क्या है, यानी टीएमसी के दिल में क्या है? हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान है, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान है, सारी धर्म। हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में भारतीय है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी हर कोई है। हिंदुस्तान में 134 करोड़ हिंदुस्तानी पहले हैं, यानी मैं यानी राशिद हाशमी पहले एक हिंदुस्तानी हूँ। ठीक है अजमल भाई, सारी धर्म और सारी आस्थाओं। जी अजमल जी, ठीक है अजमल जी, एक बार अजय रे के पास में चलते हैं। अजय रे, इतनी देर में सुधाई है क्या? वैक्सीन को लेकर के काफी देर में चिट्ठी लिखी ममता बनर्जी ने, क्यों ना इसे एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा कहा जाए? क्यों ना ये माना जाए कि पॉलिटिकल टाइमिंग को देखते हुए जब ये लगा ममता बनर्जी को कि केंद्र सरकार को घेरना है, मोदी सरकार को घेरना है, जिन्होंने आपके ऊपर कट कल्चर, तोलाबाजी, कटमनी का आरोप लगाया है, जिन्होंने भाईपो और पोइस पीसी जैसे आरोप लगाए हैं, तो इन्हें घेरने के लिए टाइमिंग सही दिखी और इसीलिए चिट्ठी लिखी। अजय रे, देखिए टेक्निकल इश्यूज हैं, मैं मान रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि देखिए ममता बनर्जी किस तरह की लीडर है, यही साबित करता है, आपकी बातों में ही साबित किया है
जब नेताजी सुभाष को लेकर नरेंद्र मोदी प्रोग्राम करने आए, पश्चिम बंगाल में प्रोग्राम हुआ, वहां ममता बनर्जी को अपमान किया गया और आज वही ममता बनर्जी जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था, वो अपमान नहीं था, जय श्री राम का नारा लगाया जा रहा था और उसी से घबरा गई ममता। अपने घर के लिए नहीं मांग रही, वो साधारण जनता की लीडर है। वो चाहे जिससे बात करना पड़े उन्हें वैक्सीन के लिए या फिर यहाँ के लोगों को कुछ पहुंचाने के लिए वो बात करेंगी और केंद्र सरकार राज्य सरकार को मदद करेगी। इसमें नरेंद्र मोदी या ममता बनर्जी कोई पार्ट नहीं रखता, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की बात है। अगर केंद्र सरकार के पास कोई योजनाएं हैं जो राज्य सरकार के पास पहुंचाई जा सकी, वो पहुंचानी चाहिए। इसमें ममता बनर्जी वोट की राजनीति नहीं कर रही है। यहाँ पे मैं बार बार आपको कह रहा हूं, ममता बनर्जी इस बार बहुमत की सरकार लाएगी, चाहे कोई भी आए बंगाल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। ममता बनर्जी आम लोगों की लीडर है, मुसलमान की लीडर है, हिंदू की लीडर है और मैं शेष बातों में कहूंगा, मुसलमान और हिंदू की मिट्टी है ये हिंदुस्तान। यहाँ अगर कोई नेता, कोई पार्टी हिंदू मुसलमान कर राजनीति करने आएगा, नहीं चलेगा। कुछ देर के लिए अलग बात हो सकती है, लेकिन वो अस्थायी नहीं हो सकती। पहले हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं चलेगी। और अगला सवाल इससे पहले कि मैं नेहा जोशी जी से करूं, नेहा जोशी जी से अगला सवाल करूं, एक और बड़ी खबर है। बंगाल के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने बना लिया है प्लान यूपी। बंगाल में जीत मिली तो यूपी पर देंगे जोर। पूर्वांचल के मुस्लिम वोटर पर असदुद्दीन ओवैसी की नजर है, क्योंकि पूर्वांचल का मुस्लिम वोटर जिसके साथ में जाता है, सत्ता की चाबी उसी के हाथ लग जाती है। यह कहा जाता है उत्तर प्रदेश में, यूपी में पूर्वांचल, पश्चिमांचल, अवध, बुंदेलखंड, रुहेलखंड हर जगह मुसलमान है, लेकिन पूर्वांचल का मुसलमान जिसके साथ भी हो गया और एक तरफा वोट उसी की तरफ जाने लगता है। इस तरह से कई पॉलिटिकल जो सेफोलॉजिस्ट हैं उनका कहना होता है। लेकिन ओवैसी का यूपी प्लान क्या है? क्या भाईजान के साथ यूपी के भी मुसलमान आएंगे? ये बड़ा सवाल है। अब कहां पर असल में नजर रख रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, और असद की जो गाड़ी है कहां से होकर के गुजरने की फिराक में है। देखें आप, बनारस से शुरू करें आप। बनारस एक पॉलिटिकल इंडिकेटर है। बनारस का मतलब यह है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र। बनारस से 56 किलोमीटर की दूरी पर है जौनपुर। हालांकि जौनपुर मेरा भी शहर है, मेरी जन्मभूमि है जौनपुर। फिर आप निकल जाते हैं जब आजमगढ़ की तरफ, दीदारगंज, माहुल, आजमगढ़ और फूलपुर, ये वो सारे इलाके हैं जहां पर असल में यूपी को लेकर के फोकस कर लेना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी। और असद ये चाहते हैं, बिहार में सीमांचल में 5 मिल गई, बंगाल में देख लेते हैं कितनी मिलेगी, और फिर यहीं से बंगाल से निकलेंगे, यूपी की तरफ जाएंगे। ओवैसी का प्लान 2022 यहीं से तैयार होता है, और यहीं से तैयार हो गया है भागीदारी संकल्प मोर्चा। इसमें किन किन को साथ में लिया है ओवैसी ने या लेने की कोशिश है? AIMIM, जन अधिकार पार्टी, राष्ट्रीय उदय पार्टी, जनता क्रांति पार्टी, राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी, ओपी राजभर की पार्टी है। योगी सरकार में मंत्री भी रहे थे, हालांकि बाद में छोड़ दिया था। SBSP और सुहेल देव समाज में, राजभर समाज में अच्छी खासी पैठ है। आजाद पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद रावण, इनकी भी पार्टी को साथ में लेने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी की है। नेहा जोशी जी के पास में चलते हैं। नेहा जी, बिहार में असदुद्दीन ओवैसी, पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी, अगर मुस्लिमों के एक छत्र राज करने वाले नेता असद बन गए, आपको लगता नहीं सांप्रदायिक ध्रुवीकरण में दो फाड़ हो जाएगा? और इसी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति में कद बढ़ सकता है असदुद्दीन ओवैसी का, और ये आप लोगों के लिए बहुत परेशानी वाली बात हो जाएगी, बंगाल में भी और यूपी में भी। नेहा जी। राशि जी, पहले तो मैं कहूंगी कि हमारी पार्टी कभी भी किसी धर्म विशेष को मतलब इस तरीके से वोट बैंक के रूप में नहीं देख रही है कि कहना है कि अगर किसी वर्ग का कोई नेता बन जाएगा तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। हम बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की। विश्वास शब्द में हमने उसे जोड़ा है। तो कहना कि देश का मुसलमान या देश का सिख या कोई भी ऐसा धर्म इस तरीके है कि एक व्यक्ति नेता बन जाएगा, सब उसके पीछे जाएंगे, भाई हम उनके विवेक पे ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो पहले तो हमें ये नैरेटिव चेंज करना है कि हम किसी भी एक रिलीजन को, एक वर्ग को एक धड़े के रूप में देखें। हर क्षेत्र की, हर विधानसभा की, हर लोकसभा के अपने समीकरण होते हैं, अपने मुद्दे होते हैं, उस आधार पर जनता वोट देती है। जनता के इंटेलिजेंस पर लगातार ये क्वेश्चन मार्क लगाना मुझे लगता है हमें बंद करना होगा। टीवी डिबेट पर भी हमें रियल मुद्दों पर चर्चा करनी होगी। मैं रियल मुद्दे पे आऊं क्योंकि मेरे जो टीएमसी के साथी थे वो कुछ बात कर रहे थे कि केंद्र की योजनाएं जो अच्छी हैं, अरे योजना तो आयुष्मान भारत भी बहुत अच्छी है, क्यों नहीं आप बंगाल की जनता को उसका लाभ लेने दे रहे हैं? किसान निधि सम्मान योजना जो है वो बहुत अच्छी योजना है, 6,000 रुपए सीधा 75 लाख से ज्यादा बंगाल के किसानों को मिलेगा। क्यों आपने रोकी हुई है ममता बनर्जी ने? तो ये जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है, इस पे पूरा जो घात ममता बनर्जी ने लगाई है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे हमारे टीम के साथी? क्योंकि विकास इसके बिना नहीं हो सकता।
केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर काम करती है, सिटीजन्स के लिए काम करती है, तभी किसी क्षेत्र का विकास होता है। और यही कारण है कि कोई भी वर्ग हो, चाहे वो मुस्लिम समाज हो, चाहे वो हिंदू समाज हो, चाहे वो पिछड़े जातियां जो हमारी हो, सारे वर्ग आज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पर बंगाल हर क्षेत्र में पीछे चलता जा रहा है। अजमल जी, आपने सुना होगा नेहा जोशी जो कहना चाहती हैं, बिल्कुल सीधा सवाल है, सीधा ही जवाब दीजिएगा। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के नेता बनना चाहते हैं या हिंदुस्तानियों के नेता? देखिए, अभी आपने खुद ही संकल्प भागीदारी मोर्चा की बात करी, उसमें सिर्फ मुसलमान हैं कि हिंदुस्तानी लोग हैं? ये हमने कहा ना, असदुद्दीन ओवैसी साहब की आपने स्पीच दिखाई भी कल की 24 फरवरी की, क्या कहा? दलित वंचित समाज जिनको इन लोगों ने हक नहीं दिया उनकी लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने एक जानवर का नाम इस्तेमाल कर दिया जिसके ऊपर सवाल हो रहे हैं। ये कहना, मैं ये कहता हूं ना कि 70 सालों से ये तमाम पार्टियां इंक्लूडिंग बीजेपी, इन्होंने जो किया है उसका रिजल्ट सामने आ रहा है। पहले इल्जाम ये लगता था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद से बाहर नहीं निकलते, बाहर निकले तो दूसरे तरह का इल्जाम। ये राजनीति में इल्जाम लगाने वाले लोग इल्जाम लगाते रहेंगे, जनता तय कर देगी। जनता धीरे धीरे तय कर रही है ना। इतनी बौखलाहट ममता को क्यों है और लोगों को क्यों है? इतनी बौखलाहट क्यों है? जो कुछ किया है उसका नतीजा सामने आ रहा है। रणनीति तो सारी सामने आ रही है सुनीत चोपड़ा जी, लेकिन लेफ्ट की रणनीति के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा। अब लेफ्ट पश्चिम बंगाल में साइलेंट ऑब्जर्वर है या फिर वॉकओवर दे देने वाला हारा खिलाड़ी? सुनीत चोपड़ा जी, मेरा आपसे सवाल है। एक चीज जानता हूं, क्योंकि आपने बताया कि आप यूपी से हैं। मैंने भी जब मैं पढ़ के आया तो अमरोहा में मैंने स्टडी की मुस्लिम पॉलिटिक्स की, और मैंने देखा कि धर्म के आधार पे वोट नहीं कटता है। जो बड़े बड़े जागीरदार थे, सैयद थे, जो बड़े बड़े लोग थे, वो मुस्लिम लीग के थे। लेकिन वो जो यूपी का जुलाहा था उसने महात्मा गांधी का साथ दिया, और यूपी में कोई बॉर्डर नहीं बना पाकिस्तान बनने के वक्त भी। तो मेरा ये कहना है कि जो मुसलमान है वो मुसलमान अपने धर्म के आधार पे वोट नहीं देता, वो अपने वर्ग के आधार पे देता है, और उसी ने हिंदुस्तान को एक बनाने में बहुत अहमियत दी है। जी, सुनीत चोपड़ा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बेशकीमती समय निकालने के लिए। अजमल खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे चैनल के लिए अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। नेहा जोशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, भारतीय जनता पार्टी की आप तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप सभी से बात करके, क्योंकि आप लोगों ने फैक्ट के साथ में बात की है, चीख चिल्लाहट नहीं की है, और जितनी भी आपने बात रखी है बहुत ही पुख्ता तरीके से अपनी बात रखी है, और ऐसी डिबेट में आनंद आता है, ये अंत में जरूर कहना चाहूंगा। और एक और बात, पश्चिम बंगाल का चुनाव अगर जय श्री राम से होते हुए सीए एनआरसी के बाद हिंदू मुसलमान असदुद्दीन ओवैसी से लेकर के अब्बास सिद्दीकी तक भी पहुंचने लगा है, तो सवाल एक ही है कि कहीं ऐसा ना हो जाए बंगाल का चुनाव हिंदू मुसलमान बन करके रह जाए और विकास के पैमाने पर जो राजनीति होती है वो कहीं हाशिए पर चली जाए, यानी बैक बर्नर पर उसे रख दिया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा।